नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। हमारे पास अंधेरों की आवाज नाम के शो का एक हिस्सा है, उस गली का राज। ये कहानी है आगरा की इत्मादुद्दौला कॉलोनी की एक गली दास्तान वाली और वहाँ के एक पुराने मनहूस से घर की। जी, और इस कहानी में कई चीजें उलझी हुई हैं। एक तो 1982 का तेहरा हत्याकांड है, फिर जो लोग बाद में उस घर में रहे उनके अजीबोगरीब अनुभव, और हाँ, एक जांचकर्ता अमन शेख, उनके साथ जो हुआ वो भी एक रहस्य है। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि स्रोत में जो बिखरी हुई कड़ियां हैं उन्हें जोड़कर देखें कि आखिर ये सब इशारा किस तरफ कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है अमन शेख से। वो पत्रकार थे और गली दास्तान वाली का सच जानना चाहते थे। पता ये चला कि भाई मोहल्ले वाले उस गली से कतराते हैं, खासकर रात के वक्त। हाँ, और अमन को मिलती है एक पुरानी ऑडियो टेप 1982 की। उसमें एक बुजुर्ग महिला की आवाज है, कांपती हुई, जो कह रही है, मत खोलना दरवाजा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। बड़ी अजीब चेतावनी है। और दिलचस्प बात ये कि ये रिकॉर्डिंग उसी साल 1982 की है, जब उसी गली के एक घर में खान परिवार रहता था। समीर, उनकी पत्नी फैजा और उनकी बेटी इनाया, कोई 10 साल की, और उन तीनों का कत्ल हो गया था। जी, बेरहमी से। और पुलिस के लिए ये एक बंद कमरे का हत्याकांड बन गया। मतलब अंदर से बंद कमरा और 3 लाशें, कोई सुराख नहीं, कोई मोटिव पता नहीं चला। तो केस, क्या कहते हैं, फाइल बंद कर दी गई। लेकिन सवाल तो वही रह गए, दशकों बाद भी। फिर कहानी छलांग लगाती है 2015 पर। कबीर और तन्वी, एक यंग कपल, उसी घर में रहने आते हैं और तन्वी अपनी डायरी में, जर्नल में कुछ अजीब बातें लिखने लगती है। हाँ, जैसे उसे लगता है घर में कोई और भी है, किसी की सांस लेने की आवाज, रात में कोई उसकी अलमारी खोलता है, इस तरह की चीजें। और स्रोत ये भी बताता है कि जो कहानी सुना रहा था, मतलब नरेटर, उनका कैमरा भी उस घर की तस्वीर लेते हुए अचानक बंद पड़ गया। फिर फोन से जो तस्वीर ली वो धुंधली थी, लेकिन उसमें एक बच्ची जैसा साया दिखा। अब ये चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल। अगर हम इन घटनाओं को जोड़कर देखें, अलग अलग लोग अलग अलग समय पर उसी घर में कुछ बेचैन करने वाला महसूस कर रहे हैं। और वो बच्ची का साया, वो सीधा इशारा करता है 1982 में मारी गई इनाया की तरफ। ये महज संयोग तो नहीं लगता। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई दुख उस जगह से जुड़ा हुआ है। हाँ, या कोई अधूरी कहानी जो शायद बार बार सामने आने की कोशिश कर रही हो। अब फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। अमन शेख, जो इस सब की तह तक जाना चाह रहे थे, देर रात कोई 3 बजे के आसपास एक मैसेज भेजते हैं। मैं घर के अंदर हूँ, मुझे लगता है इनाया यहीं है। और बस उसके फौरन बाद फोन बंद। अगले दिन वो अस्पताल में मिलते हैं, बेहोश। हाँ, और पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उन्हें दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंका गया था, धक्का दिया गया था। लेकिन घर में किसी और के होने का, जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। अजीब बात है। सिवाय एक चीज के, एक आधी जली हुई डायरी मिली उन्हें। एक जली हुई डायरी? उसमें क्या था? जो पन्ने बचे थे उन पे लिखा था, मुझे ये घर चाहिए ही नहीं था, उसने मुझे रोका और अब मैं उसके साथ हूँ। अब ये बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ। ये डायरी किसकी थी? क्या वो फैजा की थी 1982 वाली, या तन्वी की जो 2015 में आई थी, या कोई और ही था? कह नहीं सकते। और वो आखिरी लाइन, उसने मुझे रोका, ये उसने कौन है और मैं उसके साथ हूँ, इसका क्या मतलब है? तो हमने इस स्रोत से क्या देखा? एक डरावनी गली, एक अनसुलझा तेहरा हत्याकांड, वो रहस्यमयी रिकॉर्डिंग, नए रहने वालों के अनुभव, अमन पर हमला, और आखिर में ये जली हुई डायरी का अजीब सा संदेश। जवाब कम, सवाल ज्यादा है। बिल्कुल। स्रोत हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ देता है, लेकिन एक चीज पे गौर करें, पूरी कहानी में किसी न किसी रूप में एक महिला उपस्थिति का जिक्र बार बार आता है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग वाली बुजुर्ग औरत, तन्वी के अनुभव, उसका डर, इनाया का वो साया, और डायरी का वो संदेश, उसने मुझे रोका, ये सब कहीं ना कहीं एक फीमेल प्रेजेंस की तरफ इशारा करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस घर का जो असली राज है वो किसी महिला के दुख, उसकी मजबूरी, या शायद किसी अधूरे इंतकाम से जुड़ा हो,
स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन जवाब नहीं देता। ये एक सिरा है जिसे कहानी खुला छोड़ देती है, शायद आगे की कड़ियों के लिए या शायद हमारे सोचने के लिए। कहानी शुरू होती है अमन से, जो अस्पताल में है, और होश में आते ही उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको उलझा दिया। उसने कहा, इनाया अब भी वही बोलती है जो उसकी माँ बोलती थी। ये बहुत अजीब है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, और ये उलझन तब और बढ़ गई जब अमन के सामान से एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर मिला। और कमाल की बात ये कि उसमें एक बिल्कुल नई रिकॉर्डिंग थी। अमन की आवाज है, कहाँ पर ये पूछ रहा है, इनाया तुम कौन हो? और जवाब में पहले तो एक बच्ची के हंसने की हल्की सी लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग आवाज आती है, और फिर वो कहती है, मैं वापस आई हूँ, मम्मी ने कहा था डरना नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। बाप रे, ये आवाज, ये तो सीधा हमें एक बहुत पुराने I-1982 के केस की तरफ खींच लेती है। इनाया नाम की एक बच्ची गायब हुई थी उस साल। पुलिस रिपोर्ट्स में लिखा है कि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। हाँ, सिर्फ खून के कुछ निशान और एक टेडी बेयर मिला था शायद। तो फिर ये रिकॉर्डिंग में कौन बोल रहा था? क्या इनाया, क्या वो कभी मरी ही नहीं? या ये आवाज किसी और ही भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। मामला और पेचीदा तब होता है जब 1983 की एक अखबार की कतरन मिलती है। उसमें जिक्र है गली दास्तां वाली का, और एक बहुत ही अजीब और डरावनी खबर। क्या खबर? कि उस गली में हर तीसरे साल एक 9-10 साल की बच्ची की लाश मिलती है, और हर बार उसे बस एक हादसा मान लिया जाता है। हर तीसरे साल एक ही गली में? ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या इन मौतों का इनाया के गायब होने से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है, एक भयानक पैटर्न। अब सवाल ये है कि ये है क्या ये वाकई कोई आत्मा है जैसा रिकॉर्डिंग से लगता है, बदला लेने लौटी है, या फिर ये किसी जीते जागते इंसान का काम है? कोई है जो इस सिलसिले को किसी वजह से जारी रखे हुए है। मतलब अलौकिक डर और इंसानी वहशत दोनों की गुंजाइश लगती है। सही कहा। और इसी पहेली में एक और टुकड़ा जुड़ता है, गली दास्तां वाली का वो वीरान बंद पड़ा घर। सोर्सेज बताते हैं कि दरवाजे पर जंग लगा है, अंदर मकड़ी के जाले हैं, और एक अजीब सी गंध आती है वहां से। और उसी घर में एक पुराने लॉकर से इनाया के नाम की एक ड्राइंग बुक मिली है। हाँ, और उस ड्राइंग बुक ने तो मामले को और भी ज्यादा अंधेरा बना दिया है। उसमें एक तस्वीर है, एक औरत और एक लड़की, दोनों के चेहरों पर क्रॉस बना हुआ है, और नीचे बच्ची की हैंडराइटिंग में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, मैं मम्मी को सुला के रख दूंगी। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। सुला के रख दूंगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, ये मासूमियत तो नहीं लगती। क्या ये किसी गहरे पारिवारिक झगड़े, किसी क्लेश का संकेत है, या किसी ऐसी घटना का जिसे दबा दिया गया था? तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, रिकॉर्डिंग में आवाज, हर तीसरे साल मौतें, वो वीरान घर, और अब ये ड्राइंग, दिमाग घूम जाता है। अगर इनाया मर गई थी तो आवाज किसकी थी, और अगर जिंदा है तो इतने साल कहाँ थी, और इस ड्राइंग का क्या मतलब? फिलहाल अमन वो अस्पताल में है, हालत थोड़ी ठीक है, पर बोल नहीं पा रहा। लेकिन वो इशारों में नहीं, लिख रहा है, लगातार लिख रहा है। उसके बाल खिड़की के बाहर उड़ते दिखते हैं, और लिख रहा है, वो वापस आएगी अगले तीसरे साल। अगले तीसरे साल? रिकॉर्डिंग 2023 की है, तो अमन के हिसाब से अगला तीसरा साल 2026। हाँ, गणित तो यही कहता है, 2026। मतलब ज्यादा वक्त नहीं है। क्या ये तीसरे साल वाला भयानक चक्र फिर से दोहराएगा? लेकिन एक मिनट, कहानी में एक और किरदार है जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। वो पुलिस अफसर जिसने 1982 में इनाया के गायब होने की पहली रिपोर्ट लिखी थी, विक्रम चतुर्वेदी। हाँ, विक्रम चतुर्वेदी। वो अब रिटायर हो चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गली दास्ता वाली में ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया है, उसी गली में जहाँ ये सब हो रहा है। ये बहुत अहम है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उसी गली में मंदिर क्यों बनवाएगा जो इतने डरावने रहस्यों से जुड़ी हो? क्या ये किसी तरह का प्रायश्चित है, कोई गिल्ट? या वो कोई ऐसा राज जानते हैं जिसे वो बता नहीं सकते, बस उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। इन सारे सूत्रों को देखते हुए ये सवाल तो उठता ही है कि क्या गली दास्तां वाली की ये घटनाएं किसी बहुत गहरे दबे हुए पारिवारिक राज का नतीजा है,
या उस जगह से ही जुड़ा कोई श्राप है जो हर तीसरे साल जाग उठता है। और विक्रम चतुर्वेदी, क्या उनके पास इस चक्र को तोड़ने की कोई चाबी है, या वो भी बस इस कहानी के एक और मूक दर्शक बनकर रह गए हैं? ये सारे सवाल अभी भी हवा में हैं और वक्त वो तेजी से 2026 की तरफ बढ़ रहा है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम चतुर्वेदी, वो 1982 में इस केस के मुख्य जांच अधिकारी थे। अच्छा। और उनसे मिलना भी, आप मानेंगे नहीं, बड़ा अजीब था। उनकी एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? कि बात जो भी होगी मंदिर के अंदर होगी, गली के बाहर उस केस का जिक्र भी नहीं करना है। अरे, मंदिर के अंदर? ये तो शुरुआत ही बड़ी रहस्यमयी है। और क्या वो अब भी मानते हैं कि ये केस मतलब खत्म नहीं हुआ? हाँ, उनका यही कहना है कि उनके लिए ये केस कभी बंद हुआ ही नहीं। वो रात उन्हें आज भी याद है। उस रात क्या हुआ था उनके हिसाब से? उनके मुताबिक जब वो वहां पहुंचे तो घर के अंदर इनाया की माँ शैला मिली। वो बदहवास थी और वो एक लाश के पास बैठी थी और खुद पर ही चीख रही थी। विक्रम ने खुद वो लाश देखी थी। एक मिनट, इंस्पेक्टर ने लाश देखी, लेकिन मैंने पढ़ा कि आधिकारिक फाइल में लिखा है शव बरामद नहीं हुआ। ये कैसे? यही तो सबसे बड़ा पींच है इस कहानी का। मतलब एक इंस्पेक्टर लाश देखे और रिपोर्ट ना करे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्यों? यहीं पर मामला एकदम अविश्वसनीय हो जाता है। विक्रम का दावा है वो लाश थी ही नहीं। लाश नहीं थी तो फिर क्या मतलब? उनके शब्द थे, इनाया की आंखें खुली थीं, पर उनमें डर नहीं था, अजीब सा गुस्सा था। गुस्सा बच्ची की आंखों में? और फिर? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो बच्ची इनाया उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। क्या? आंखों के सामने से गायब? ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, या शायद डरावनी कहानी जैसा। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कुछ है। विक्रम ने हाल ही में, मतलब 2020 में दावा किया है कि उन्होंने इनाया को फिर से देखा, उसी घर के गेट के पास। 2020 में? इतने सालों बाद उसी जगह पे? ये कैसे हो सकता है? सवाल तो यही है। ये बात इस केस को और भी ज्यादा उलझा देती है। और उनकी डायरी का भी जिक्र है, शायद लगता है ये राज सिर्फ बाहर नहीं, उनके अंदर भी गहराता गया। बिल्कुल, डायरी में वो लिखते हैं कि इनाया उन्हें हर 3 साल में किसी न किसी तरह याद दिलाती है कि उन्होंने लाश वाली बात छुपाई थी। हाँ, और डायरी के आखिरी पन्नों में एक नोट है जो काफी परेशान करने वाला है। क्या लिखा है उसमें? लिखा है, मैं नहीं चाहता कि तीसरी बच्ची इस बार भी उस गली में खो जाए। तीसरी बच्ची इस बार भी? इसका मतलब क्या इनायत से पहले या बाद में भी कोई? और ये 3 साल का पैटर्न? हाँ, अगर ये पैटर्न सच है तो अगला नंबर 2026 का होगा। ये सोचकर ही डर लगता है। हर 3 साल का पैटर्न, और इसी सब के बीच एक कैसेट टेप की बात भी आती है ना? जी, कहानी में एक किरदार है विवान। उसे एक अनजान पार्सल मिला। उसमें एक पुराना कैसेट था और एक छोटा सा नोट। नोट में क्या था? लिखा था, इनाया अब बोलती नहीं, बस दिखाई देती है। बोलती नहीं, बस दिखाई देती है। ओह, ये लाइन ही कितनी अजीब है। और कैसेट में क्या था उसमें? ज्यादातर तो बस हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो धीमे से। और लेकिन टेप के बिल्कुल आखिर में एक साफ आवाज, एक बच्ची की। वो कह रही थी, मैं आई थी सिर्फ खेलने, पर किसी ने मुझे समझा ही नहीं। मैं आई थी सिर्फ खेलने, पर किसी ने मुझे समझा ही नहीं। ये वाक्य, इसके तो कई मतलब निकल सकते हैं। क्या वो नाराज थी या कोई चेतावनी? पता नहीं। और यही डर शायद अब कहानी के एक और किरदार अमन को सता रहा है। अमन? उसे क्या हुआ? वो कहता है कि उसे लगता है वो इनाया की आवाज सुन सकता है, और वो आवाज कहती है, अगला नंबर मेरा है। बाप रे! तो मतलब सवाल वहीं के वहीं है, इनाया क्या थी? एक मासूम शिकार, या अब वो खुद एक खतरा बन गई है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या गली दास्तान वाली में आज भी कुछ जिंदा है? और हर तीसरे साल वहाँ होता क्या है आखिर? हाँ, इन अंशों को देखकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं था। इसमें बहुत कुछ है, कुछ अलौकिक जैसा, इंस्पेक्टर का राज, वो 3 साल का पैटर्न। बिल्कुल, और वो कैसेट का मैसेज, विक्रम की डायरी, ये सब पहेली को और गहरा बनाते हैं, सुलझाते नहीं। सही कहा। और अंत में ये स्रोत एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए कि अगर कभी आगरा की उस गली दास्तान वाली से गुजरें
और किसी बंद खिड़की से कोई हल्की सी आवाज या परछाई दिखे, हाँ। तो क्या एक पल रुककर सोचना चाहिए कि 1982 की उस रात असल में हुआ क्या था? क्या इनाया की कहानी खत्म हो चुकी है या वो आज भी वही है, किसी अनकहे सच की तरह?